वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम सोशल मीडिया स्टार या फिर बेरारवी का बुखार, इस मौजू पे आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमना अशरफ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, फूड व्लॉगर्स हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस लोग डालते हैं वो किस तरह की क्लास को डालते हैं और उसके कंज्यूमर कौन कौन होते हैं। जी आमना। एज अ इन्फ्लुएंसर ये चीज़ मैं बहुत गहराई से समझती हूँ कि हम कंटेंट को कैसे लेके चलते हैं और हम किस तरह के ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रहे हैं। सबसे पहली बात होती है कि अगर आप फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक पे जो ऑडियंस है वो सारी एजड लोगों की है, क्योंकि सबसे पहला प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का वायरल होने वाला फेसबुक ही था। उसके बाद ये बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स बने हैं। तो अब जो हमारी सारी कहते हैं ना बुजुर्ग लोग हैं वो सारे फेसबुक पे हैं, जो कि आराम से अपने काम से फ्री होकर या कुछ भी करके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखते हैं जो कि ऑनेस्ट होता है। और उसके बाद बारी आती है, अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की, तो वहाँ पे सारे यंगस्टर्स होते हैं जिनका अटेंशन स्पैन थोड़ा है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं या जॉब्स कर रहे हैं, तो जो कि 15 सेकंड 20 सेकंड की रील देख लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, या ड्रामा देख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जो ऐप पे सर्टन चल रहा है। उसके बाद बारी आती है यूट्यूब की। यूट्यूब पे आते हैं वो बच्चे जो स्कूल और कॉलेजेस में हैं और वो 20-20, 30-30 मिनट की एक वीडियो देखना मैनेज कर सकते हैं, जिसके अंदर जो फैमिली व्लॉगिंग हो रही है वो देखते हैं वो लोग। और उसके बाद आती है बारी स्नैपचैट की। ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड आपने थोड़ी देर पहले स्टेट किया था, प्रोस्टिट्यूशन, वो चल रही होती है। अगर आप उनको डीपली खोल कर देखें तो हर चीज़, हर बंदे की एक्सेस में डिफरेंट चीज़ें हैं और वो सिलेक्ट करता है कि उसने किस ऑडियंस का हिस्सा बनना है। और आखिर पे आता है टिकटॉक। टिकटॉक पे कुछ बहुत ज़्यादा ड्रामास चल रहे होते हैं, जो कि पीछे से सारे एक ही टेबल पर बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने आवाम को क्या ड्रामा दिखाना है और हमने उनके साथ क्या उनके माइंड के साथ खेलना है, जिसमें वो एपिसोड दिखा रहे होते हैं। कोई दिखा रहा होता है हम उसको ढूंढने जा रहे हैं, कोई कह रहा होता है कि ये करके दिखाओगे तो आईफोन दे देंगे तुम्हें। तो वो सारे एक तरह बैठ के ड्रामा क्रिएट करते हैं, लड़ाइयां भी चल रही होती हैं। हाँ जी, आवाम को दिखाते हैं, जो कि बाद में उन्होंने तो कुछ भी नहीं करना, उन्होंने उससे व्यूज गेन कर लिए, उन्होंने उससे पैसे कमा लिए, नुकसान किसका हुआ? आवाम का। तो बस दैट्स इट। और कभी कभार तो अपने मियाँ को ही मार दिया जाता है रोते हुए सोशल मीडिया पे। टिकटॉक पे वीडियो आती है कि जी मियाँ नहीं रहे, और उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग भी हुई और मीम्स भी बनी। तो इस तरह की सूरत हाल भी रहती है। मैं दोबारा से आना चाहता हूँ, हमारे साथ मियाँ अनीस बशीर साहब हैं और राना तलहा, दोनों माहिर कानून हैं, साइबर क्राइम के हवाले से काफ़ी ग्रिप है। तो वल्गैरिटी और फाहिश मवाद के हवाले से अभी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है या ग्लोरीफाई किया जाता है और हमारे यंगस्टर्स उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए कानून में कौन सी दफ़ात मौजूद हैं? जी अल्ताफ़ भाई, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँ कि PTA ने रूल्स बनाए हुए हैं। इसके बाद पीका लॉज, जैसे आपको पहले बताया, PTA के रूल्स के अंदर और पैमरा के रूल्स के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप कोई भी कोई फाहिश या गैर कानूनी मवाद आप अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हमारे अदारों का हाल ये है कि उनकी मौजूदगी में उन सब कुछ होता है, लेकिन वो उनके कान धरने के लिए वो राज़ी नहीं है। उनकी तवज्जुहात, उनके मायनी, उनके और चीज़ों की तरफ रुझानात हैं, लेकिन वो इन चीज़ों की तरफ, और ये हमारी नस्ल को, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे लॉज मौजूद हैं, लेकिन बात यह है कि लॉज जितने भी हों, लेकिन लॉज होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन लॉ तो स्टेट ने इम्प्लीमेंट करवाना होता है, उस स्टेट की एजेंसी ने इम्प्लीमेंट करवाना होता है। लेजिस्लेट उसको जुडिशरी करेगी या उसका पार्लियामेंट करेगा या असम्बलीज करेंगी और उसकी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जरिए होगी। लेकिन ऊपर जहाँ पे कानून बनना होता है, वहाँ पे माजी में हमने देखा है कि उन टिकटॉकर्स को जो फहाशी फैलाते हैं या फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं और सोसाइटी के ऊपर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट देते हैं, उनको बुला के अवार्ड्स दिए जाते हैं और उनको ऑनरेरी डिनर करवाया जाता है। जी जी बिल्कुल। जैसे तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं गवर्नमेंट के इदारों से? उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए अल्ताफ़ भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ स्टेट की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही जो हमारे मुआशरे की बेहतरी के लिए की जा सके। कोई ऐसा निज़ाम नहीं चल रहा, कोई ऐसा लॉज इम्प्लीमेंटेशन नहीं चल रही,
कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही जिसमें वो ऐसा किया जा सके कि वो लॉज को इम्प्लीमेंट किया जा सके। हमें बार बार क्या लॉलीपॉप दिखाया जाता है, जी नया लॉज बन गया है पार्लियामेंट के अंदर, फलां लॉज बन गए हैं, फलां लॉज बन गए हैं, इतने लॉज है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से ही कुछ होगा। हम पैमरा इतना बड़ा इदारा है, पैमरा इतने बड़े न्यूज़ चैनल्स को कंट्रोल करता है, जब उसकी अपनी मफाद की बारी होती है तो वो पैमरा न्यूज़ चैनल को नोटिस इशू कर देता है। अच्छा, यहाँ पे हम पुलिस की बात करते हैं। पुलिस ने चूंकि अल्टीमेटली इन्फोर्समेंट जो करनी होती है वो पुलिस ने करनी होती है, लेकिन हमारे पास अगर टिकटॉक है, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं पुलिस के वो टिकटॉक बनाते हैं, स्पेशली लेडी कांस्टेबलान और जो वाजिज ऑफिसरान हैं, लेडी पुलिस ऑफिसरान, वो भी वर्दी के अंदर टिकटॉक्स बना रही होती हैं और उनको भी बाद में बतौर टिकटॉकर या सेलिब्रिटी के उनको रिकग्नाइज्ड किया जाता है। और इसके ऊपर बहुत सारी बातें भी आवाम की तरफ से आती हैं। एक ऐसा बंदा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का प्रेस्टिजियस जॉब के ऊपर है, जिसका रोब और दबदबा कायम रहना चाहिए, जिसकी इज्जत कायम रहनी चाहिए, इदारे का वक़ार कायम रहना चाहिए, अगर लेडी पुलिस ऑफिसर्स अपने डांस की वीडियोस वायरल कर रही हैं तो क्या वो उन टिकटॉकर्स पे लॉ को इन्फोर्समेंट कर सकती हैं जो फाहिश मवाद अपलोड कर रहे हैं? माजी के अंदर पाकपतन के दाता दरबार के इहाता के अंदर, बाबा फरीद के दरबार के इहाता के अंदर एक पुलिस कांस्टेबल, लेडी पुलिस कांस्टेबल की डांस की वीडियो वायरल हुई जो 2-3 तरह से काबिल एतराज़ थी। एक तो ये कि वो यूनिफॉर्म के अंदर डांस परफॉर्म कर रही थी और उनको अपलोड किया गया, और बाद में ये देखें कि एक मुक़द्दस जगह थी, एक ऐसी जगह थी जहां लोग अदब के लिए जाते हैं, एहतराम के लिए जाते हैं, एक रिलीजियस प्लेस थी, और वहां पे डांस की वीडियो के ऊपर एक गाने की म्यूज़िक के ऊपर डांस की वीडियो बना के उसको लगाना, अपलोड करना और वायरल करना। मतलब ये किस तरह का अमल है? क्या इदारों के अंदर भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और करैक्टर डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा? तो ये इसका जवाब तो मैं चाहूंगा मियां अनीस बशीर साहब से कि इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें प्लीज। जी बिल्कुल साहब भाई, मैं आपको बताता चलूं कि एक तो बात कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन की, एक कानून बन जाता है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। मेरे नजदीक मैं आपको ये बताऊं कि ये जो साइबर क्राइम के हवाले से ये जो कवानीन बनाए गए हैं और ये जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है, इसके जो मुख्तलिफ सेक्शन है, इसके अंदर इतनी सजाएं ही नहीं हैं कि इसके यानी कि लोग इस चीज से डरें। सबसे पहले इसमें जरूरी है कि इस एक्ट के अंदर ऐसी तरमीम की जाए, ऐसी अमेंडमेंट की जाए कि लोग कोई भी गैर अखलाकी है कोई भी ऐसा काम करने से डरे कि मुझे ये अगर मैं गलती करता हूँ, अगर मैं किसी भी सोशल मीडिया पे ये मिस्टेक करता हूँ तो मुझे ये सजा मिल सकती है। आपको बताऊं इस कानून के तहत कि 3 साल से लेकर 7 साल से ऊपर सजाई कोई नहीं है। यानी जुर्माना जो है, जुर्माना तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 50 लाख है, बाकी नहीं मियां साहब, 5 लाख। मियां साहब मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँ, सजाएं हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मीनार पाकिस्तान का बड़ा मशहूर वाक़या जिसमें पाकिस्तान की बड़ी इज्जत अफजाई हुई थी और उसमें मेन स्ट्रीम के कुछ एंकर्स भी थे, मैं एक्टर कहने लगा था, खैर एक्टर भी हैं वो, तो वो उन्होंने जाके उसको कौम की बेटी बना दिया, आयशा अकरम को। वो फैब्रिकेटेड और एक प्री प्लान्ड एक प्रोग्राम था वायरल होने के लिए, और आजकल दुबई में वो प्रोस्टिट्यूशन कर रही हैं और अब वो वहां पे बहुत खुश हैं। उनकी हर तरह की वीडियोस जो है वो टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाती हैं। उस फैब्रिकेशन के नतीजे में वहां पर नामालूम अफराद के खिलाफ बहुत सारी FIRs काटी गई और उसके शिकंजे में जो आया वो आज भी तारीखें भुगत रहे हैं, जबकि साबित हो गया, पता चल गया कि वो सारा कुछ फैब्रिकेटेड था। तो सजाएं तो मौजूद हैं, आम बंदा तो फंस जाता है वहां पे। अल्ताफ भाई वो जो केस था उसमें आपस में राजीनामा हो गया, जितने भी उसमें मुलजिम गिरफ्तार थे वो आजकल सारे बाहर हैं। इस केस के अंदर, आयशा के केस के अंदर कोई भी मुलजिम आज जेल के अंदर नहीं है, क्योंकि इन सबको माफ कर दिया गया था आयशा की जानिब से। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, इसमें जो हमारा ये पीका एक्ट है ना, इसके सेक्शन 24 के अंदर अगर हम जाते हैं तो इसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा है कि अगर कोई भी यानी हरासमेंट करता है फीमेल को यानी फेसबुक के ऊपर या किसी लिंक्डइन के ऊपर बार बार उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, बार बार भेजता है, तो मेरी जो बहनें और जो मेरी माएँ जी जो प्रोग्राम देख रही हैं उनको मैं बताऊं कि इनके लिए FIA का एक अदारा मौजूद है। आप घर बैठ के उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकती हैं, यानी कि जो आपको बार बार तंग करता है। इसी तरह के मनी ट्रैप और हनी ट्रैप के बेशुमार सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट ये हैं कि इन्होंने हमारे मुआशरे के अंदर मनी ट्रैप और रिसेंटली एक हनी ट्रैप का वाकया भी
आया था, हमारे जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर भी थे, उनके हवाले से भी इसी तरह के एक मिलता जुलता मैं आपसे एक केस डिस्कस करूंगा कि जो मेरे पास पर्सनली एक फैमिली आई थी, एक बच्ची इंटर की बच्ची थी, वो अपनी मदर के साथ मेरे घर पे तशरीफ लाती हैं। उनका कहना ये था कि मेरी ये बेटी से एक मिस्टेक हो गई है। मैं क्या, आप मुझे बताएं कि मैं अपने हस्बैंड से ये चीज शेयर नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने ना मुझे छोड़ना है ना मेरी बेटी को। मैं क्या, आप मुझे एतमाद में उनको मैंने लिया, मैंने उनसे सारी बातचीत पूछी, मुझे वकूआ बताएं कि आपके साथ मसला क्या हुआ था। उनका कहना ये था कि मेरी बच्ची के पास मोबाइल होता है, ये व्हाट्सएप यूज करती है, फेसबुक यूज करती है, वहां पे एक इनको मैसेज आता है और मैसेज में ये कहा जाता है कि आपको एप्पल का 15 प्रो मैक्स मोबाइल दिया जाएगा, इसके लिए आपको कुछ सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, वो बच्ची क्या करती है कि सिक्योरिटी कितनी देनी, अपनी पॉकेट मनी के अंदर से वो तकरीबन उस नंबर पे जाके अपनी 2000 रुपए का उनको बैलेंस करवाती है। तो उसके बाद वो डिमांड करते हैं कि मजीद हमें इसके लिए 25,000 रुपया डिमांड मजीद की जाती है। वो बच्ची कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो दोबारा वो लोग क्या करते हैं, उसकी चैट के सारे स्क्रीनशॉट लेके फिर उस बच्ची का फेसबुक जो आईडी थी उनको भी उसका स्क्रीनशॉट लेके से व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं कि अगर तुमने हमें पैसे ना दिए, ये सारी चीजें तुम्हारी फेसबुक पे फैमिली के साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो लिहाजा मैंने उनसे सारे नंबर कलेक्ट किए, मैंने उनको बताया कि आपको बेफिक्र होना है, किसी किस्म की कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। फिर मैंने उन नंबर्स के ऊपर उनसे मैंने राब्ता किया कि आपको नंबर पैसे कहाँ पे चाहिए, फिर उनको मैंने बताया कि आपके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह उस बच्ची को मैंने इस चीज से रोका, जो कि वो बहुत ज्यादा वो फैमिली परेशान थी। इसी तरह ये एक तरह का ये मनी ट्रैप का एक वाकया था जो कि सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। इसी तरह लड़कियां भी मनी ट्रैप और हनी ट्रैप का शिकार होती हैं, इसी तरह लड़के भी होते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, फेसबुक पे इन दोनों की दोस्ती होती है और बातचीत होती है और फिर लड़का और लड़की जो है वो आपस में एक रेड लिमिट को क्रॉस करते हैं और मींस के यहाँ पे जो टारगेट है वो लड़की है, यानी लड़का जो है वो हनी ट्रैप कर रहा है एक लड़की को। जब वो रेड लिमिट क्रॉस करते हैं, मींस के वीडियो कॉल्स के ऊपर ही कुछ तस्वीरें, वीडियो अपने बेडरूम की चीजें दिखाई जाती हैं और जब ये लिमिट क्रॉस होती है उसके बाद वो लड़का उस लड़की को जो जिसको टारगेट किया होता है उस लड़की को मजीद ब्लैकमेल करता है और ब्लैकमेल करके मजीद पैसों की डिमांड करता है। इसीलिए हमारे एफआईए के अंदर गुज़श्ता चंद सालों के अंदर ऐसे केसेस आए हैं जिनमें ब्लैकमेलिंग के केसेस तकरीबन 60% खवातीन की तरफ से ब्लैकमेलिंग के केसेस की जो शिकायत हैं वो वसूल हुई हैं। इसी तरह अगर मर्दों को देखा जाए तो जो मर्द हैं वो किस तरह ट्रैप होते हैं। मर्द के जो एफआईए के अंदर जो केसेस आते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम को एफआईए सारा डील करता है, इसमें पुलिस का कोई अमल दखल नहीं होता। मर्दों के हवाले से जो है वो माली फ्रॉड के केस जो है वो काफी ज्यादा तादाद के अंदर देखने को मिले हैं चंद सालों के अंदर एफआईए के। लेकिन एफआईए जो है ये कार्रवाइयां जरूर करती है और जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं मैं उनको बताऊं, अगर आप एफआईए को जाके डायरेक्ट नहीं मिल सकते, एफआईए की वेबसाइट पे जाके एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू आप जाके अपनी किसी भी बंदे के खिलाफ जो है कंप्लेंट कर सकते हैं, चाहे उस नंबर का डाटा मौजूद है या नहीं है। वो कोड के जरिए और जिस जगह से ये पोस्ट शेयर की होती है वो उनके आईएमई नंबर वगैरह उनके नेट से जो है उनकी लोकेशन ट्रेस करके मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनको कैफे करार तक पहुंचाते हैं। जी अल्ताफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जहान शाह हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर दुबई से जुड़ी हुई हैं। अभी हमने बात की कि सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है या इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहे हैं। एक ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो किसी न किसी डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं, कोई टेक्निकल डोमेन पे काम कर रहा है, कोई आईटी की डोमेन में काम कर रहा है, कोई फूड व्लॉगिंग कर रहा है, कोई ट्रैवलॉग करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को, देहातों को और कल्चर को दिखा रहा है। लेकिन एक व्लॉगर ऐसे हैं, एक इन्फ्लुएंसर एक किस्म ऐसी है जो अपने बॉडी पार्ट्स को दिखा के, फीमेल्स को दिखा के, खुद को दिखा के अगर वो खातीन है तो वो मशहूर हो जाती हैं और उसके अगेंस्ट अपनी वीडियोस को खुद ही वायरल करवा के मिलियंस में वो व्यूज़ भी लेते हैं और मिलियंस में वो सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स भी गेन कर लेते हैं। जैसे आयशा अकरम वाला हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है कि रातों रात उनके मिलियंस में फॉलोअर चले गए। तो इससे सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा है, आने वाले दिनों में किस तरफ जाएगी सोसाइटी? क्योंकि बहुत सारे लोग, यंगस्टर स्पेशली, उनको फॉलो करते हैं और उनकी अपनी लाइफ को वो ग्लोरीफाई करते हैं कि चंद दिन पहले, चंद महीने वो बहुत गरीब थे,
تھے اور اس کو انہوں نے بڑا اپنی غربت کو بیچا, پھر آہستہ آہستہ وہ جی بڑے گھر میں شفٹ ہو گئے, گاڑیاں آ گئیں. تو ہمارے جو ینگسٹرز اس وقت پڑھ رہے ہیں یا آئندہ آنے والے دنوں کے اندر سوسائٹی کو انہوں نے سرو کرنا ہے, وہ کس طرف جائیں گے, ان کے ذہنوں میں کیا یہ اثر ڈال رہی ہے؟ یہ جہان شاہ صاحبہ آپ پلیز اس کا جواب دیجیے گا. جی بالکل, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ ہم بیسکلی اپنی دین کی تعلیم سے دور ہیں. ہم بار بار ریپیٹڈلی اس بات کو سنتے ہیں اور بہت سارے ینگسٹرز کے لیے, کیونکہ میں انٹریکٹ کرتی ہوں ینگسٹرز سے, اور ان کے لیے یہ بات بڑی کیجول اور بڑی ایک سنی سنائی والی ہو جاتی ہے, اور وہ اس بات کو بالکل کنسیڈر بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ بھائی دین سے دوری. دراصل سمجھنے والی بات یہ ہے, جس طرح سے آپ نے پہلے بھی اپنے پروگرام کے سٹارٹنگ میں اسلاموفوبیا کے اوپر بات کی تھی, اسلام کو کس طرح سے غلط انداز سے پورٹرے کیا جا رہا ہے, کس طرح سے اس کے حوالے سے ڈرایا جاتا ہے, کس طرح سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بیسکلی کتنا کنزرویٹو ریلیجن ہے, یہ بیسکلی کتنا باندھنے والا ریلیجن ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جتنی بھی چیزوں کی بات کر رہے ہیں, در حقیقت اگر حقائق کے اوپر بھی اگر بات کی جائے تو یہ بات وہیں پر آ کر رکے گی کہ ہم نے اپنے دین کو, اپنے اسلام کو ٹھیک طرح سے سمجھا ہی نہیں ہے. یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ بنانے والے نے جب دنیا بنائی تھی اور جب اس اسلام کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہا تھا کہ نعمت کو پورا کر دیا گیا ہے. اسلام کو ہی آخری دن تک, آخری لمحے تک, جب تک کائنات قائم رہے گی, اس دین کو ہی, اسلام کو ہی جو ہے وہ دین بنا دیا. مائیں درس گاہ ہوتی ہیں, ماؤں کی گود پہلی درس گاہ ہوتی ہے, اور پچھلے دنوں میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر ساحل ادیم کو بہت آڑے ہاتھوں لیا گیا جب انہوں نے خواتین کے حوالے سے کہا تھا کہ خواتین کو ہر ایک چیز کے بارے میں بہت پتہ ہے, ان کو میک اپ, ان کو برانڈز کے بارے میں, کپڑوں کے بارے میں, کھانے پینے کے بارے میں, ان کو فلموں کے بارے میں, ڈراموں کے بارے میں, ایکٹرز کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں ان کا نالج بہت زیادہ ہے, لیکن دین کے حوالے سے ان کی معلومات بہت کم ہے, اور اس پہ ان کو وہ آڑے ہاتھوں لیا گیا تھا. تو چونکہ ماں جو ہے وہ ایک پہلی درس گاہ ہوتی ہے بچے یا بچی کی, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آج کل کی مائیں دین کا اتنا علم رکھتی ہیں, مذہب کا اتنا علم رکھتی ہیں, یا اخلاقیات کے اس پیمانے پر ہیں کہ وہ آنے والی نسل کی بہتر طور پر تربیت کر سکیں؟ دیکھیں میں خود بھی ایک ماں بھی ہوں, ایک عورت بھی ہوں, اور اسلامک اسکالر ہوں. میں ظاہر سی بات ہے ریسرچ سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوں, لیکن انفارچونیٹلی ان کو آڑے ہاتھوں لیا گیا تھا اپنی غلطی کو اور اپنی کمی کو ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے. یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے جو میں نے دیکھا ہے اب تک. انفیکٹ میں ڈفرینٹ پروگرامز کی ہوسٹنگ بھی کرتی ہوں اور مجھے اسکالرس کو اپنے ساتھ لینا پڑتا ہے, تو میں جب اپنا پروگرام تک لائن اپ کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے اس بات کی بڑی ڈیفیکلٹی سامنے آتی ہے کہ مجھے اچھی بولنے والی فیمیل اسکالرز ملتی ہی نہیں ہے جو کہ ریسرچ بیسڈ بات کریں, وہ اسلام اور سائنس کو کنیکٹ کر سکیں, وہ آج کے دور کو اور اس دور کو ایک جگہ پہ لا کے وہ بات کر سکیں جو آج کے نوجوان کو سمجھ میں آئے, اور جو کہ پوری طرح سے قرآن سے ریلیٹڈ ہو, دلائل کے ساتھ ہو. حقیقت بات یہ ہے کہ اس طرح کی ریسرچ بیسڈ بات, اس طرح کی نالج بہت کم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہے, ہاں ہے, لیکن بہت کم ہے, اور اس میں کوئی ایکسیپٹ کرنے میں کسی قسم کا کوئی ہار نہیں ہے. بالکل بہت شکریہ جہان شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام سوشل میڈیا سٹار یا بے راہ روی کا بخار. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ہمارے یوٹیوبرز, ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسر اور ٹک ٹاکر معاشرے کو بے راہ روی کی اس راہ پر لے جا رہے ہیں جس کی آگے آنے والی منزل کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے والے خواتین و حضرات, میل اور فیمیل سٹوڈنٹس ٹک ٹاکرز کو فالو کرتے ہیں اور ان کی اس گلوریفائی لائف سٹائل کو فالو کرتے ہیں جو دکھایا جاتا ہے, اور یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ رینٹ کی گاڑیاں, رینٹ کے مکان لے کے اور بہت بن ٹھن کے وہاں پہ گلوریفائی کیا جاتا ہے تاکہ فالوورز ان کی اٹینشن لی جا سکے اور فالوورز کو حاصل کیا جا سکے. اور ہمارے بھولے بھالے جو نوجوان ہیں وہ اپنی اصل مقصد کو, اپنی اصل منزل کو چھوڑ کر ان کو فالو کرنے لگتے ہیں اور ایسے ایسے طریقے, ایسے ایسے مسخرانہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے وہ جلدی وائرل ہو جائیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی یہی ہے. اپنے اصل ٹریڈ سے ہٹ کے, اپنی اصل منزل سے ہٹ کے, پڑھائی کو چھوڑ کے, کاروبار کو چھوڑ کے وہ اسی کام میں لگے ہوئے. چھوٹے بڑے بوڑھے جوان جنہوں نے تربیت کرنی تھی وہ بھی اس کام میں انوالو ہو گئے ہیں. جو ادارے جنہوں نے اس پہ گرفت کرنی تھی, سوسائٹی کو ایک مین سٹریم میں اور سیدھے راستے پہ رکھنا تھا, وہ بھی اس میں انوالو ہو گئے, بلکہ وہ ان کو نواز رہے ہیں مختلف اعزازات سے, سرٹیفکیٹ سے ان کو بلا کے ان کو اعزازی دیے جا رہے ہیں. تو ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ آنے والے دنوں میں ہماری
नौजवान नस्ल की और तमाम सोसाइटी की अखलाकी सतह कहाँ पर होगी, हम अखलाकी लिहाज से, माशरती लिहाज से किस नहज पर पहुँचने जा रहे हैं, ये सवाल आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ। इसका जवाब हम चाहेंगे अगले प्रोग्राम में फिर किसी दिन दोबारा मिलते हैं तो डिस्कस करेंगे। आपका मेरा पाकिस्तान का अल्लाह निगहबान।